नमस्ते। वर्चुअल कक्षा के रिसेप्शन सेंटर्स पे उपस्थित सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार, अभिवादन। विद्यार्थियों, आज हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के भौतिक शास्त्र के विषयों के लिए तरंग विषय लेकर उपस्थित हुए हैं। विद्यार्थियों, मेरी पिछली कक्षाओं में मैंने आपको तरंगों से परिचित करवाया था और उस कक्षा में हमने तरंग से जुड़ी हुई मूल परिभाषाएं एवं स्टेशनरी वेव्स के बारे में चर्चा की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम तरंगों के द्वितीय भाग पर चर्चा करेंगे, या आज का व्याख्यान जो है हमारा वह वेव्स या तरंगों पर केंद्रित रहेगा। विद्यार्थियों, मैं ये समझता हूं कि पिछली कक्षा के कुछ मूल बिंदुओं को हम दोहरा लें, फिर आज के विषय पर हम आगे बढ़ेंगे। आज का विषय, जैसा आप जानते हैं, तरंग 2 या वेव्स 2 है। इसको आरंभ करने के पहले हम पिछली कक्षा के कुछ बिंदुओं को दोहरा लें। पिछले कक्षा में हमने क्या सीखा विद्यार्थियों? कि तरंग से जुड़ी कुछ मूल परिभाषाएं, जैसे तरंग की आवृत्ति, तरंग की लंबाई यानी तरंग दैर्घ्य, तरंग की चाल दैट इज स्पीड ऑफ वेव, आवृत्ति दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, एवं इनके बीच के संबंध को जाना। इसी तरह हमने किसी तरंग के आयाम का परिचय लिया और बंध निकायों के बारे में चर्चा की थी। पिछली कक्षा या पिछला व्याख्यान जो मेरा था वह अप्रगामी तरंगों पर केंद्रित था। तो मैं समझता हूं कि अप्रगामी तरंगों पर भी थोड़ा प्रकाश डाल दिया जाए या एक दृष्टि डाल दी जाए, क्योंकि इन तरंगों का प्रयोग हम हमारी आज की कक्षा में करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, अप्रगामी तरंगों के गुण या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स पे हम एक ध्यान दें या उस पर एक दृष्टि डालें और फिर आगे बढ़ेंगे। अप्रगामी तरंगें क्या होती हैं विद्यार्थियों? जब दो समान आयाम की और लगभग समान आवृत्ति की दो तरंगें विपरीत दिशा में चलते हुए अध्यारोपित होती हैं, तो उनके द्वारा जो तरंग निर्मित होती है, रिजल्टेंट या परिणामी तरंग मिलती है, उसे हम स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। तो इन स्टेशनरी वेव्स के गुणों को या कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ये तरंगें माध्यम में आगे नहीं बढ़ती, पहली बात तो, यद्यपि अपने ही स्थान पर स्थिर रहकर फैलती हैं, वह संकुचित होती है, यानी इनके अंदर रेरिफ्रैक्शन एंड कंप्रेशन या विस्तार और संकुचन होता है। इन तरंगों के द्वारा स्थानांतरण नहीं होता है, ये माध्यम के कण अपने स्थान पर बने रहते हैं, ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। इन तरंगों के कारण माध्यम के कुछ बिंदुओं पर स्थित कण सदैव स्थिर रहते हैं। ये जो स्थिरता वाले स्थान हैं, उन्हें हम निस्पंद कहते हैं। यहाँ माध्यम के कणों में कोई विस्थापन नहीं होता है, और दे आर एट द रेस्ट पोजीशन, दे डू नॉट हैव एनी वाइब्रेशंस। अब दो क्रमगत निस्पंदों के मध्य बिंदु पर स्थित कण का विस्थापन अन्य कणों की अपेक्षा अधिकतम होता है, यानी जो हमारे निस्पंद हैं या हमारे नोड्स हैं, उनके बीच में हमें एंटीनोड्स मिलते हैं, जिसे हिंदी में हम प्रस्पंद कहते हैं। इन प्रस्पंदों का क्या गुण है? इनके अंदर अधिकतम विस्थापन होता है। यदि हम माध्यम की कल्पना करें तो माध्यम के कण में अधिकतम विस्थापन होता है। अब तरंग ग्राग्र या वेव फ्रंट, जब कोई माध्यम में तरंग संचरित हो रही होती है, तो हमने पिछली स्लाइडों में देखा कि माध्यम के कणों में विस्थापन होता है या कंपन होता है। अब
हम कल्पना करेंगे माध्यम के वे समस्त कणों जिनका की आयाम एक समान है, उनको यदि हम मिलाने की कोशिश करें एक वक्र से, तो वह जो वक्र बनेगा वह कहलाता है तरंगाग्र या वेव फ्रंट। अब अप्रगामी तरंग क्या है, ये पूर्व कक्षा में हम देख चुके हैं। मेरी जो पूर्व कक्षा थी उसमें देखा है, अब उस पे एक दृष्टि डाल दें। अप्रगामी तरंग क्या होती है, प्रस्पंद एवं निस्पंद क्या होते हैं ये देख लिया। अप्रगामी तरंगों का बनना कैसे होता है यह भी मैं अभी बता चुका हूं आपको। अब अप्रगामी तरंगों की विशेषताओं पर ध्यान दें। यह तरंग माध्यम में आगे नहीं बढ़ती, यद्यपि अपने स्थान पर स्थित रहकर फैलती व संकुचित होती है। इनमें स्थानांतरण नहीं होता, इनमें प्रस्पंद एवं निस्पंद बनते हैं। इन तरंगों में एक आवर्त काल में तरंग 2 बार सरल रेखा में रूपांतरित होती है, यानी जो माध्यम के पार्टिकल हैं, माध्यम के कण हैं, वो कंपन करते हैं और एक तरंग पूरी बनते बनते 2 बार ऐसी स्थिति आती है कि एक कण सरल रेखा में आ जाते हैं, यानी उनके अंदर वाइब्रेशंस, कंपन नहीं होते हैं और एक सरल रेखा निर्मित होती है। अब अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगों पे भी चर्चा कर लें। अनुदैर्घ्य अप्रगामी तरंगें वो होती हैं जिनके अंदर माध्यम के कण का कंपन ऊर्जा संचरण की दिशा में होता है, और अनुदैर्घ्य अप्रगामी तरंगें वो होती हैं जिनमें कि माध्यम के कणों का कंपन ऊर्जा संचरण की दिशा के लंबवत होता है। अनुप्रस्थ अग्रामी तरंगों में दाब एवं धनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम आज के मूल विषय पर आते हैं। आज हम ये सीखेंगे कि बंध निकाय में प्रासामान्य विधाएं क्या होती हैं। बंध निकाय अपन पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं। बाउंड सिस्टम्स, बाउंड सिस्टम्स क्या होता है बच्चों, जब सीमाएं हम तय कर देते हैं किसी सिस्टम की, या आप कल्पना करें कि हमारे पास कोई एक नलिका है, उसके दोनों सिरे बंद हैं या एक सिरा बंद है एक खुला है, तो ये कहलाती है इम्पोजिशन ऑफ बाउंड्री कंडीशंस या सीमाएं निर्धारित करना। तो जब हम बाउंडेड सिस्टम्स की बात करते हैं तो हम यह पाते हैं कि विशेष स्थितियां बनती हैं, और वे स्थितियां नॉर्मल मोड्स ऑफ बाउंडेड सिस्टम या बद्ध निकायों की प्रासामान्य विधाएं कहलाती हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग पर हम ध्यान देंगे, या किसी तनी हुई डोरी में प्रासामान्य विधाओं के कंपन का निर्माण। विद्यार्थियों, अब एक तनी हुई डोरी की कल्पना करें। आप अपने टेलीटॉप कैमरास पे स्क्रीन पर देखिएगा। मान लीजिए मेरे पास ये 2 सीमाएं हैं और इन सीमाओं के बीच में मैंने एक डोरी को दृढ़ रूप से स्थित कर दिया है। अब इस डोरी को यदि हम कोई तनाव लगा के ऊपर की ओर खींचें तो इसके अंदर कंपन उत्पन्न होंगे और ये इस प्रकार से कंपन करने लगेगी। ये सीमाएं हमारी बद्ध हैं या बाउंड स्टेट्स हैं, या ये बाउंड्रीज हैं, ये सीमाएं हैं जहां पे हमने दृढ़ रूप से इस डोरी को कस रखा है या बांध रखा है। यह सिस्टम कहलाता है बाउंड सिस्टम या बाउंडेड सिस्टम या बद्ध निकाय। अब ये तो एक विधा हुई, ऐसे अन्य विधाएं भी इसमें उत्पन्न की जा सकती हैं। अभी हम आगामी स्लाइड्स में देखेंगे ये किस प्रकार उत्पन्न की जा सकती हैं। तो एक उदाहरण तो ये हुआ कि हमने किसी डोरी को दोनों सिरों पर दृढ़ रूप से बांध दिया और उसको हमने उसकी लंबाई के लंबवत खींचकर छोड़ दिया, तो वह कंपन करेगा, डोरी कंपन करेगी। दूसरा उदाहरण ये हो सकता है कि हम वायु स्तंभ ले लें, जिसे हम आर्गन नलिका या आर्गन ट्यूब कहते हैं, उसमें भी हम प्रासामान्य विधाएं उत्पन्न कर सकते हैं।
तो व्हाट आर द नॉर्मल मोड्स इन बाउंडेड सिस्टम, या बंद निकाय में प्रासामान्य विधाएं क्या होती हैं? बंद निकाय बाउंडेड सिस्टम सीमा शर्तों से परिभाषित होते हैं। जैसे मैंने अभी एक चित्र बना के आपको बताया कि इनकी बाउंड्रीज हम तय कर देते हैं। दूसरा, सीमाओं द्वारा परिभाषित होने से निकाय कुछ विशेष विधाओं में ही कंपन करते हैं। हर तरह के कंपन या हर मोड इनमें संभव नहीं होता है। वेल डिफाइंड मोड्स या सुपरिभाषित विधाओं में ही ये कंपन करते हैं। कंपन की ये विशेष विधाएं प्रासामान्य विधाएं या नॉर्मल मोड्स कहलाती हैं। अब तनीय डोरी में कंपन की प्रासामान्य विधाओं पर चर्चा करें। हम यदि एक क्षैतिज रूप से कसी हुई डोरी, जैसा मैंने चित्र में बताया था आपको अभी कैमरे के माध्यम से, उसको लें जिसकी लंबाई L मान ली है हमने, और वह x इक्वल टू 0 एवं x इक्वल टू L पर दृढ़ रूप से मान दी गई है। अब इसके अंदर हमने एक तनाव उत्पन्न किया और उसे खींचकर छोड़ दिया, तो वह क्या करेगा विद्यार्थियों? वह डोरी क्या करेगी? कंपन करेगी। या आपने कभी रबर बैंड को खींच के दो सिरों से बांध के उसे ऊपर खींचा होगा तो अनुभव किया होगा कि उसके अंदर कंपन होते हैं। या इसी तरह जो वाद्य यंत्र होते हैं हमारे, सितार हुआ, बेंजो हुआ, उनमें भी इस प्रकार के कंपन होते हैं। उनके भी दोनों सिरे दृढ़ रूप से या परिभाषित होते हैं बाउंड्रीज के साथ, और उनके अंदर कंपन होते हैं। तो इस प्रकार से उत्पन्न हुए कंपन ये हमारे प्रासामान्य विधाएं कहलाती हैं। अब तनी डोरी पर वापस आ जाए। टी तनाव देकर हमने उसको छोड़ दिया तो वह कंपन करेगी। इस प्रकार डोरी में अनुप्रस्थ कंपन उत्पन्न हो जाएंगे। अनुप्रस्थ, देखिए कैमरा देखिए आप लोग, स्क्रीन पर देखिए, ये जो फिगर था इसमें तनी हुई डोरी थी, इसको हमने ऊपर खींचा और ये इस प्रकार से ये कंपन होने लगे इस डोरी के अंदर। यह हमारे अनुप्रस्थ कंपन का उदाहरण है। तो प्रगामी तरंगें उत्पन्न हो गई। प्रगामी तरंगें कैसे उत्पन्न हुई विद्यार्थियों? अब देखिए, हमने पूर्ववर्ती कक्षा में देखा था एक तरंग इस दिशा में चल रही है और यहां से रिफ्लेक्ट होकर या परावर्तित होकर वापस इस दिशा में आ रही। इन दोनों तरंगों का अध्यारोपण होगा। इस अध्यारोपण के कारण क्या होगा? इसके अंदर स्टेशनरी या अप्रगामी तरंगें उत्पन्न हो जाएंगी। तो तनी हुई डोरी के अंदर भी अब क्या हो गया? इसके अंदर अप्रगामी तरंगें उत्पन्न हो गई। यह तरंगें कैसी हैं? अनुप्रस्थ, क्योंकि डोरी का कंपन उसकी लंबाई के लंबवत हो रहा है। ये तरंगें डोरी के सिरों से परावर्तित, जैसा मैंने आपको बताया, परावर्तित हो रही हैं। देखिए, इस चित्र के द्वारा हमने दो तरंगों को लिया है। एक आपके स्क्रीन पर लाल कलर से प्रदर्शित है, एक नीले रंग से प्रदर्शित है, और जो इसकी सीमाएं हैं वो लाइनों डैश वाली लाइनों से प्रदर्शित हैं। इनमें देखिए, एक तरंग स्टार्ट हुई, एक सिरे से दूसरे सिरे पर गई और रिफ्लेक्ट, परावर्तित हो गई। इसी तरह नीली तरंग में भी इस प्रकार से उत्पन्न हो रहा है। परंतु इन तरंगों को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या पाएंगे कि इनके बीच कलांतर है। कितना कलांतर है? एग्जैक्टली आउट ऑफ फेस है ये, 180 डिग्री आउट ऑफ फेस या 180 डिग्री का कलांतर है। तो इसके कारण अगर हम रिजल्टेंट वेव निकालेंगे तो क्या होगा? हमारे पास रिजल्टेंट वाइब्रेशन 0 होंगे। अब ऐसी तरंगों को हम गणितीय रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं? इसको हम किसी क्षण डोरी में विक्षेप को y इक्वल टू 2a साइन 2 पाई x अपॉन लेमडा कॉस 2 पाई v t अपॉन लेमडा से प्रदर्शित कर सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। अब चूंकि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू L पर विस्थापन शून्य है, क्योंकि हमने डोरी को x इक्वल टू 0 एवं x इक्वल टू L पर दृढ़ रूप से बांध रखा है, तो विद्यार्थियों क्या होगा? हमारा विक्षेप इन दो बिंदुओं पे, अर्थात x इक्वल टू 0 एवं x इक्वल टू L, इस चित्र में देखिए, मैं x इक्वल टू 0 यहां कर देता हूं। चित्र देखिए प्लीज स्क्रीन पे अपने, और x इक्वल टू L यहां पे देख रहे हैं आप। यहां पे विस्थापन नहीं हो रहा है, इन दो सिरों पर विस्थापन नहीं हो रहा है। कृपया स्क्रीन पर चित्र देखें।
अपने स्क्रीन पर चित्र देखें, आप लोगों को स्क्रीन पर चित्र देख रहे हैं, ये देखिए इन सिरों पर हमारे यहाँ कंपन या इस स्थिति में कंपन शून्य हो रहा है। तो उसको हम समीकरण द्वारा कैसे व्यक्त करेंगे? 0 इक्वल टू 2a साइन 2 पाई l, क्योंकि हमारी x की अब दूरी तय हो चुकी है। x की दूरी क्या है? जो डोरी की लंबाई है l। सो 0 इक्वल टू 2a साइन 2 पाई l, हमने x को विस्थापित कर दिया l से, 2 पाई l अपॉन लेमडा इंटू कॉस 2 पाई vt अपॉन लेमडा, जहां v वेग है तरंग का। इस प्रकार हम व्यक्त कर सकते हैं। अब जब विस्थापन 0 है इन सिरों पर, तो हम लिख सकते हैं साइन 2 पाई l अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 0। यहां पर 2 पाई l बाय लेमडा इक्वल टू 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई आदि 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 पर, जहां या इक्वल टू r पाई, जहां r की वैल्यूज 0, 1, 2 आदि हैं, हमको ये स्थितियां मिलेंगी। यहां हम कह सकते हैं कि लेमडा का मान 2l अपॉन r होगा, जहां r एक हमारी इंटीग्रल क्वांटिटी है या इंटीग्रल नंबर है। अब इस समीकरण का आशय क्या है विद्यार्थियों, ये देखें। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि r के प्रत्येक मान के लिए डोरी में तरंग की एक निश्चित तरंग लंबाई होगी। समीकरण से हम यह भी देखते हैं कि r इक्वल टू 0 के लिए लेमडा इक्वल टू इंफिनिटी। एक स्लाइड हम पीछे चल के देखें r इक्वल टू 0 पर क्या होगा। देखिए r इक्वल टू 0 करेंगे तो समीकरण में स्क्रीन पे सबसे अंतिम लाइन पे नीचे की ओर लेमडा इक्वल टू 2l अपॉन r दिख रहा है। तो इसमें हम r इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट कर दें, डाल दें, तो क्या होगा? हम देखेंगे कि r इक्वल टू 0 के लिए लेमडा इक्वल टू इंफिनिटी, परंतु यह मान संभव नहीं है। अतः r का मान हम शून्य नहीं ले सकते, या r का मान शून्य को हमें त्यागना पड़ेगा, या फिर r का मान शून्य नहीं हो सकता, यह कह सकते हैं। अब इस डोरी में कौन कौन सी विधाएं संभव हो सकती हैं, उसमें हम थोड़ी चर्चा करें। कंपन की विभिन्न विधाएं क्या हो सकती है? एक प्रथम विधा जिसे हम फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। इस स्थिति में क्या होगा? देखिए विद्यार्थियों, यदि हम लेमडा इक्वल टू 2l अपॉन r में r के मान को 1 रख दें, तो क्या मिलेगा विद्यार्थियों? हमें लेमडा इक्वल टू 2l। एवं आवृत्ति कैसे निकाल सकते हैं हम? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, या n1। इस विधा के लिए, प्रथम विधा के लिए हमने फ्रीक्वेंसी n1 मान ली है, तो n1 बराबर v अपॉन लेमडा 1, परंतु पिछले चित्रों में हमने देखा कि लेमडा 1 का मान 2l है। क्योंकि अपने स्क्रीन पर देखिए, मैं वही चित्र प्रदर्शित कर रहा हूं, कृपया चित्र इनको दिखाएं स्क्रीन पर। ये जो चित्र है हमारा, चित्र में दोनों सिरों पर हमारे नोड्स बन रहे हैं। चित्र, आप लोग चित्र देख पा रहे हैं या नहीं? हाँ, इस चित्र को देखिए आप, यहाँ पे नोड्स पे डिफ्लेक्शन 0 है, तो एक पूरी तरंग बनने के लिए लंबाई हमें कितनी लगेगी? यह आधी तरंग बनी है, हाफ दी वेवलेंथ। इसी प्रकार हम इस तरंग को बढ़ा देंगे, तो इस प्रकार से इस लंबाई की दुगनी लंबाई पे हमें पूरी तरंग मिलेगी। अतः हम कह सकते हैं कि लेमडा इक्वल टू 2l हो जाएगा, जहां अभी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल है। परंतु हम यह भी जानते हैं कि v बराबर t/m अंडर रूट ऑफ, अर्थात अनुप्रस्थ तरंग की चाल v बराबर होती है t टेंशन तनाव बटे इकाई लंबाई के द्रव्यमान के अनुपात के वर्ग मूल के बराबर। अतः हम कह सकते हैं कि n1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2l
√T/m। इस कंपन को हम कंपन की मूल विधा या मूल स्वरक कहते हैं। विद्यार्थियों, ये चित्र द्वारा प्रदर्शित है, आपके स्क्रीन पे आप चित्र देख रहे हैं। इसमें दो सीमाओं पर x = 0, x = L पर हमने सीमाएं आरोपित कर दी हैं। वी हैव सेट बाउंड्रीज एट x = 0 एंड x = L, और वहां पे हमारी आधी तरंग निर्मित हो रही है, दैट इज λ/2। अर्थात पूरी तरंग बनने के लिए हमें इस दूरी का दुगना अर्थात 2L दूरी की आवश्यकता होगी। इस विधा को हम फंडामेंटल मोड कहते हैं, या इसको हम कहते हैं मूल स्वरक या मूल विधा। अब देखिए, इसी दूरी में एक संपूर्ण तरंग बनने लगी है। यहां r = 2 हमने ले लिया है। इस स्थिति में हम क्या पाते हैं, n2 = 2/2L √T/m। परंतु अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा, चलिए अपन फिर से देखते हैं उस स्लाइड को। इसमें हमने क्या देखा, n1 = 1/2L √T/m। अब देखिए क्या होने जा रहा है। अब n2 फ्रीक्वेंसी हमने ली। अब क्या हो रहा है, एक संपूर्ण तरंग इस लंबाई में बन रही है, या डोरी की लंबाई हमने वही रखी L, और इसके अंदर एक पूरी तरंग निर्मित होने लगी। तो अब हम कह सकते हैं n2 = 2/2L √T/m, अर्थात ये n1 का दुगना हो गया। यहां हम इसे कह सकते हैं इट इज ट्वाइस ऑफ n1। अब विद्यार्थियों, हम अधिस्वरक या ओवरटोन्स व हार्मोनिक्स पर चर्चा करेंगे। अधिस्वरक, जिसे हम फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं, यह फर्स्ट ओवरटोन है, n2 = 2/2L √T/m द्वारा व्यक्त किया जाता है। ऐसे हम कह सकते हैं 2n1, जहां n1 हमारा फंडामेंटल नोड है या हमारा मूल नोड है, उसकी आवृत्ति है। अब देखिए विद्यार्थियों, यहां पे इस डोरी में जो दृढ़ सिरे हैं वहां पर नोड्स या निस्पंद बन रहे हैं। हमने निस्पंद के बारे में जानकारी पिछली कक्षाओं में ली थी, आज भी शुरुआत में दोहराया था। नोड्स के ऊपर हमारे पार्टिकल के या डोरी के या मीडियम के पार्टिकल के वाइब्रेशंस शून्य होते हैं, या देयर इज नो वाइब्रेशन एट नोड्स। यहां भी चित्र में प्रदर्शित किया गया है। उन बाउंड्रीज पे देखिए, तरंग के अंदर विस्थापन शून्य है। बीच में भी एक स्थिति आ रही है जहां पे कि नोड का निर्माण हो रहा है। इन नोड्स के बीच में एग्जैक्टली इन मिडिल ऑफ दिस नोड्स वी हैव ए एंटीनोड। एंटीनोड यानी प्रस्पंद। प्रस्पंद क्या होते हैं विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में देख रखा है। प्रस्पंद पर या एंटीनोड्स पर मीडियम में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। अब इसी स्थिति में हम द्वितीय अधिस्वरक या सेकंड ओवरटोन की बात करेंगे, या तृतीय सन्नादी थर्ड हार्मोनिक की बात करेंगे। विद्यार्थियों, यहां आप देखिए, चित्र से प्रदर्शित है, यहां 3 अर्ध तरंगें निर्मित हो रही हैं, या हम कह सकते हैं 1.5 तरंग लंबाई को हमने व्यवस्थित किया है। दूरी हमने फिक्स रखी है। तनी डोरी के बीच के जो 2 दृढ़ बिंदुओं थे उनकी लंबाई को हमने डिस्टर्ब नहीं किया है, परिवर्तित नहीं किया है, और इस प्रकार से कंपन हो रहे हैं कि अब 1.5 या 1.5 वेवलेंथ निर्मित हो रही है, या हम कह सकते हैं 3 अर्ध तरंगें निर्मित हो रही हैं। तो विद्यार्थियों, अब गणितीय स्वरूप में हम इसे कैसे व्यक्त करेंगे, n3 = v/λ3 या 3v/2L और 3/2L √T/m। अर्थात इससे हम क्या देख रहे हैं, वी हैव n3 = 3n1। अब जो हमारा फंडामेंटल नोड था या मूल स्वरक था, उससे जो आवृत्ति थी उससे 3 गुना आवृत्ति हमें प्राप्त हो रही है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है विद्यार्थियों, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हम ये पाते हैं कि तनी डोरी में विभिन्न प्रसामान्य विधाएं संभव होती हैं, जिनकी आवृत्ति
निम्न प्रकार से व्यक्त की जा सकती है। पूर्व स्लाइडों में हमने देखा N1, N2, N3 की वैल्यूज, अगर उनको हम रख दें तो हमें क्या मिलेगा, N1 is to N2 is to N3, इस प्रकार हम आगे बढ़ते जाएं तो क्या पाते हैं 1 is to 2 is to 3 आदि आदि आदि। या हम शब्दों में इसे ऐसे अभिव्यक्त कर सकते हैं कि तनी हुई डोरी में कंपनों में सम एवं विषम सन्नादी, सन्नादी को विद्यार्थियों हार्मोनिक्स कहते हैं जैसा आप जानते हैं, ये हार्मोनिक्स उत्पन्न किए जा सकते हैं। अब तनी हुई डोरी कुछ नियमों के अधीन कंपन करती है। वे नियम क्या हैं विद्यार्थी? एक या प्रथम नियम लंबाई का नियम। इस नियम के अनुसार किसी तनी हुई डोरी में यदि कंपन हो रहे हैं तो आवृत्ति लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होगी, यानी जो दृढ़ सिरों के बीच की लंबाई है उसके व्युत्क्रमानुपाती होगी। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ बिटवीन द फिक्स्ड एंड्स। दूसरा लॉ ऑफ टेंशन, तनाव का नियम। यह नियम यह कहता है कि किसी तनी हुई डोरी में उत्पन्न आवृत्ति तनाव के अंडर रूट के या तनाव के वर्गमूल के समानुपाती होती है। अर्थात टेंशन हम बढ़ाएंगे तो उसका प्रभाव आवृत्ति पे पड़ेगा, समानुपाती होगा और टेंशन के वर्गमूल के समानुपाती होगा। तीसरा नियम जिसे हम कहते हैं द्रव्यमान का नियम। पिछले सूत्र में हमने देखा था n इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई एम, तो उससे हम ये गणितीय तौर में व्यक्त कर सकते हैं कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m, या हम 1 अपॉन m टू द पावर हाफ, या हम कह सकते हैं कि इस प्रकार उत्पन्न आवृत्ति जो है वो डोरी के इकाई लंबाई के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती, उसके वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चौथे नियम के अनुसार उत्पन्न आवृत्ति, तनी हुई डोरी में उत्पन्न आवृत्ति उस डोरी की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। पांचवा नियम घनत्व का नियम, लॉ ऑफ डेंसिटी। इस नियम के अनुसार किसी तनी हुई डोरी में स्ट्रेच स्ट्रिंग में अगर हम हार्मोनिक्स ओवरटोन निर्मित कर रहे हैं तो आवृत्ति व्युत्क्रमानुपाती होगी घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होगी। अब विद्यार्थियों हम दूसरा प्रकरण देखते हैं जो कि हमारा एयर कॉलम कहलाता है या वायु स्तंभ कहलाता है। विद्यार्थियों यहां पर भी हम नॉर्मल मोड्स, ओवरटोन्स और हार्मोनिक्स निर्मित कर सकते हैं, यानी सन्नादी, मूल, स्वरक और सन्नादी निर्मित कर सकते हैं। वह कैसे? एक नलिका की कल्पना करें। ये एक नलिका है, चित्र को देखें, ये एक नलिका है, इसका एक सिरा बंद हो सकता है, ये बाउंड्री कंडीशन हो सकती है, या फिर हम इस प्रकार से एक नलिका ले सकते हैं जिसके दोनों एंड्स खुले हुए हैं, ये हमारी ओपन एंडेड ट्यूब कहलाएगी। तो इन दोनों स्थितियों में हम ओवरटोन्स और हार्मोनिक निर्मित कर सकते हैं और नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस नलिका में यदि हम वायु अथवा गैस भर दें एवं कंपन करें तो ध्वनि उत्पन्न हो जाएगी। आपके सामने एक उदाहरण रख दें, बांसुरी एक उदाहरण हो सकती है जिसके दोनों एंड्स खुले हुए हैं, तो उसमें हम स्वर उत्पन्न करते हैं। तो बंद वायु नलिका में और खुली वायु नलिका दोनों में हम स्वर उत्पन्न कर सकते हैं। इसमें फिर हमारी अप्रगामी तरंगें निर्मित होती हैं। बाउंड्री कंडीशंस निश्चित करके हम अप्रगामी तरंगें उत्पन्न कर सकते हैं। इस हेतु समीकरण हमारा वही पुराना वाला समीकरण, दैट इज y इक्वल टू 2a sin 2 pi x अपॉन लैम्डा cos 2 pi v t अपॉन लैम्डा होगा। ये हमारी स्टेशनरी अप्रगामी तरंगें होंगी। अब वायु स्तंभ में नॉर्मल मोड्स
के लिए गणितीय व्यंजक। उपरोक्त समीकरण में हमने नली में गैस भर रखी है अथवा वायु भर रखी है और उसके अंदर अनुदैर्ध्य कंपन उत्पन्न हो रहे हैं। यदि गैस या वायु पर दाब कैपिटल P आरोपित है और इस गैस या वायु का घनत्व d है, तो नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा एवं नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, दैट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर के बीच में हम निष्पत्ति निकालें तो हम जानते हैं, उसे हम गामा द्वारा व्यक्त करते हैं। गामा इक्वल टू CP/CV से हम इस नलिका में उत्पन्न ध्वनि या ध्वनि तरंगों के वेग को अभिव्यक्त कर सकते हैं और उसको इस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं, V इज इक्वल टू √Γp/d, जहां गामा दोनों विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति है, P प्रेशर है और D घनत्व डेंसिटी है। अब वायुनलिका के लिए मैं कुछ मोड्स बताऊंगा आपको, आप देखिए इधर टेली कैमरा के माध्यम से आप देखेंगे। ये देखिए बंद आर्गन नलिका है जिसमें एक सिरा हमने बंद कर दिया है, दूसरा सिरा खुला हुआ है। इसके लिए हम क्या देखते हैं, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू L पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो हमारी समीकरण का रूप परिवर्तित हो जाएगा और हमारे पास जो समीकरण होगी वो होगी sin 2πL/λ इज इक्वल टू ±1, या हम कह सकते हैं कि 2πL/λ इज इक्वल टू π/2 या 3π/2, इस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। या इन जनरल वी कैन से sin 2πL/λ इज इक्वल टू P/2, जहां पे P कोई एक इंटीग्रल नंबर है या पूर्णांक है। अब P के क्या संभव मान हो सकते हैं, वे हैं 1, 3, 5। तब पहले उदाहरण में या पहले प्रकरण में जब P इक्वल टू 1 है तो हम ले सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू 4L/P, जहां L नलिका की लंबाई है। इस विधा को हम प्रथम विधा कहते हैं या फंडामेंटल मोड कहते हैं। इसी प्रकार अब द्वितीय विधा को देखिए। द्वितीय विधा आप स्क्रीन पे देखिए, टेली कैमरा के माध्यम से दिखाया जा रहा है। अब द्वितीय विधा के अंदर हम क्या देख रहे हैं, बंद सिरे पर नोड बन रहा है और खुले सिरे पर एंटीनोड बन रहा है। तो इस प्रकार 2 नोड बने हैं और 2 एंटीनोड बने हैं। यहाँ पे P की वैल्यू 3 है या P का मान 3 है। ऐसी स्थिति में समीकरण में, जो समीकरण हमने देखी थी पिछली स्लाइड में, sin 2πL/λ, उसके अंदर यदि हम P का मान रख दें 3, तो हमारे पास λ3, यानी इस स्थिति में तरंग लंबाई का मान निकल जाएगा λ3 इक्वल टू 4L/3, जहां L नलिका की लंबाई है। अतः इस प्रकार से हम आवृत्ति जो होगी उसकी गणना कर सकते हैं, वह होगी 3V/4L। इस विधा को चित्र द्वारा देखिए, चित्र में प्रदर्शित है। इस विधा को हम कहते हैं प्रथम अधिस्वरक या तृतीय सन्नादी और थर्ड हार्मोनिक। इसी प्रकार आगामी हार्मोनिक्स भी निर्मित किए जा सकते हैं। ये तृतीय विधा या द्वितीय अधिस्वरक कैसे निर्मित होगा इस चित्र द्वारा प्रदर्शित है। यहां देखिए, एक पूरी तरंग लंबाई और 1/4 तरंग लंबाई इसमें समाहित हो चुकी है। दूरी हमने समान रखी है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू L तक, और x इक्वल टू 0 पर हमारा बद्ध सिरा है या बाउंड्री है, क्लोज बाउंड्री है, और दूसरा एंड जो है x इक्वल टू L पर वो खुला सिरा है। इस स्थिति में जो अधिस्वरक उत्पन्न होगा वह कहलाता है द्वितीय अधिस्वरक या सेकंड ओवरटोन, या इसे हम कहते हैं पंचम सन्नादी या फिफ्थ हार्मोनिक।
उसके लिए हमारे पास सूत्र क्या है, N5 इज इक्वल टू 5 न्यू अपॉन 4L। अतः हम कह सकते हैं, इनकी तुलनाएं करें हम आवृत्तियों की, N1, N2, N3 की, तो क्या पाते हैं, N1 is to N2 is to N3 आदि आदि होगा, 1 is to 3 is to 5 is to, इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे। यह तो विद्यार्थियों एक सिरे पर बंद वायु नलिका का प्रकरण था। अब ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि नलिका के दोनों सिरे खुले हुए हैं। इनमें किस प्रकार से हार्मोनिक्स या सन्नादी निर्मित होंगे, उसका उदाहरण भी आपके सामने में रखता हूं। ये देखिए, इस नलिका में आप टेली कैमरा के माध्यम से देखें, ये खुली आर्गन नलिका है, इसके दोनों सिरे खुले हुए हैं और दोनों सिरों पर एंटीनोड्स या प्रस्पंद निर्मित हो रहे हैं। बीच में एक निस्पंद जहां पे कि न्यूनतम या शून्य विस्थापन हो रहा है की स्थिति निर्मित हो रही है। यहां पे वही पुरानी समीकरण का हम सहारा लेते हैं और उससे क्या पाते हैं, cos 2 पाई L बटे लेमडा के मान हो सकते हैं ±1। क्यों विद्यार्थियों ±1 क्यों? क्योंकि ये सिरे हमारे खुले हुए हैं और यहाँ पे हमारे सर्वाधिक विस्थापन की स्थिति निर्मित हो रही है या सर्वाधिक विक्षेप हो रहा है या आयाम सर्वाधिक है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि cos 2 पाई L अपॉन लेमडा इज इक्वल टू ±1, या यह कब संभव होगा, जब 2 पाई L अपॉन लेमडा क्या हो, 0, पाई, 2 पाई आदि आदि। या इन जनरल हम कह सकते हैं कि cos 2 पाई L बटे लेमडा का मान r पाई होना चाहिए, जहां r हमारा एक पूर्णांक है, इट इज ए इंटीग्रल नंबर। या हम कह सकते हैं कि लेमडा इज इक्वल टू 2L अपॉन r। अब विद्यार्थियों एक बिंदु पर ध्यान दीजिए, क्या यहां हम r इक्वल टू 0 ले सकते हैं? r इक्वल टू 0 नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जैसे ही हम r का मान 0 रखेंगे तो लेमडा इक्वल टू इंफिनिटी या तरंग लंबाई अनंत हो जाएगी, जो संभव नहीं है। अब खुली हुई नलिका में कौन कौन से सन्नादी या ओवरटोन्स संभव हो सकते हैं? देखिए, प्रथम ज्योति सन्नादी हमने देख लिया। अब आवृत्ति के अनुपात यदि हम लें तो N1 इक्वल टू V अपॉन 2L पहला प्रकरण, R इक्वल टू 2 लेने पर लेमडा 2 इज इक्वल टू 2L अपॉन 2, या हम कह सकते हैं N2 इज इक्वल टू 2V अपॉन 2L। R इक्वल टू 3 लेने पर हम क्या पाते हैं, लेमडा 3, तरंग लंबाई लेमडा 3 प्राप्त होती है हमें, और लेमडा 3 का मान जो होगा वो होगा 2L अपॉन 3, यानी 3N1। इन आवृत्तियों को यदि हम देखें तो हम क्या पाते हैं कि खुली नलिका में सभी सन्नादी हमारे लिए संभव है। दैट इज R की वैल्यू 1, 2, 3, 4 रखते जाएं तो हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ओवरटोन्स या हार्मोनिक्स मिल सकते हैं। विद्यार्थियों आज का व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। आपके अगर प्रश्न है तो पूछिएगा, स्वागत है। कोई प्रश्न? विद्यार्थियों ये जो है हमारे कंपन जो उत्पन्न हो रहे हैं तन्वी डोरी में। हेलो, हाँ कोई हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ कहाँ से बोल रहे हैं आप प्लीज? कहाँ से? स्वामी विवेकानंद कॉलेज रायसेन से बोल रहे हैं। अच्छा, रायसेन से बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ सर, ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं है। यहाँ पर सर साइन लिया है और इसमें कोस क्यों लिया है? खुली नलिका है दोनों साइड से, तो उसमें कोस लिया है, और जो एक साइड से खुली हुई है उसमें साइन क्यों लिया है? देखिए हाँ देखिए, अच्छा प्रश्न किया आपने। ये क्या है, जब समीकरण है, मैं एक मिनट उस समीकरण पे जाता हूँ, आपको स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, ये समीकरण, ये हमारी नॉर्मल मोड्स एयर कॉलम की समीकरण थी, y इक्वल टू 2a sin 2 पाई x अपॉन लेमडा cos 2 पाई vt अपॉन लेमडा। अब ये जो चित्र है इसको देखिए, यहाँ पे क्या है, आयाम हमारा सर्वाधिक है। आप चित्र देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे? हाँ, है ना, ये खुले हुए सिरे हैं,
तो यहाँ आयाम हमारा सर्वाधिक है। आयाम सर्वाधिक करने के लिए हमको क्या करना होगा? आयाम सर्वाधिक करने के लिए हम कॉस वाली टर्म्स को लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम चाहिए हमें। और मैक्सिमम कब होगा? वो जब cos 2πl अपॉन r का मान ±1 होगा। इसी तरह बंद नलिका में, बंद नलिका का प्रकरण देखें हम। अच्छा, बंद नलिका का प्रकरण ये आपको बताता हूं। ये देखिए, स्क्रीन पे देखिए आप। इस बंद नलिका में यहां पे हमारे नोड्स या निष्पंद बंध रहे हैं। यहां पे विस्थापन क्या है? 0 है। वह स्थिति कैसे प्राप्त होगी? साइन वाली टर्म 0 होने पर। तो इसलिए हमने एक जगह कॉस लिया है, एक जगह साइन लिया है। और कोई प्रश्न? छतरपुर पूछना चाहते? सर मेरा नाम बालन शर्मा है। हाँ जी, बोलिए देवेंद्र जी। बालेंद्र शर्मा जी, बालेंद्र शर्मा, छतरपुर से सर। हाँ, जरा माइक थोड़ा सा दूर रखें, बहुत पास रखने से आवाज क्लियर नहीं आती है। जी सर। हाँ, बोले बोले। सर मैं मूल स्वर्ग क्या कहलाता है सर जी? मूल स्वर्ग शब्द मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर। मूल स्वरक है ना, फंडामेंटल टोन। क्या होता है? जब हम किसी तन्वी डोरी या ऑर्गन पाइप को लेते हैं तो उसके अंदर प्रथम स्थिति ये बनती है। अगर हम ऑर्गन पाइप की बात करें या वायुनलिका चित्र देखें, वायुनलिका की बात करें तो ये स्थिति बनती है। इसमें क्या है? हमारी 1/4 तरंग लंबाई को हमने इसके अंदर व्यवस्थित किया है। ठीक है, तो ये हमारा मूल स्वरक कहलाता है। यहां पे नोड, यहां पे एंटीनोड। इसी तरह जब हम बात करते हैं किसी डोरी की बात करते हैं, तो इस डोरी में मैंने ये चित्र बनाया था, तनी हुई डोरी में। कृपया स्क्रीन पर दिखाएं। ये स्थितियां, ये हमारी x = 0 वाली कंडीशन, और ये x = l। डोरी की लंबाई l है, x = 0। कृपया बैठ जाएं आप, है ना? ठीक, x = 0, x = l। तो ये जो स्थिति बन रही है, ये हमारा फंडामेंटल या मूल स्वरक कहलाती है। इससे कम तो संभव है नहीं। आप ऐसी स्थिति निर्मित नहीं कर सकते हैं कि तरंग ऐसी बन गई है किसी तनी हुई डोरी में। ये तो मूलभूत हमारी स्थिति है, इससे कम की स्थिति हम निर्मित नहीं कर सकते। अतः इसको हम मूल स्वरक या फंडामेंटल नोड कहते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? खत्म। थैंक यू। आजकल लाइट बात